वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे मिडिल ईस्ट के क्राइसिस की कि किस सिमत में ये लोग जा रहे हैं। ईद का मौका है लेकिन सूरत हाल जो है वो जूं की तूं है। उम्मत मुस्लिमा एक क्यों नहीं हो रही? जाफरी साहब, उम्मत मुस्लिमा नू प्रॉब्लम की है, एक क्यों नहीं हो रही? सर इंटरेस्ट पर्सनल और ज़्यादा तो पर्सनल इंटरेस्ट। बात यह है कि उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी हो जाती, इन्हें इकट्ठा नहीं होने दिया अपने अपने इंटरेस्ट के चक्कर में। देखें, बात यह है कि उम्मत मुस्लिमा अगर इसराइल और अमेरिका के ऑर्डर्स पर चलेगी तो भाईजान कभी भी मुत्तहिद नहीं हो पाएगी। उसकी वजह है कि आप जितना भी जोर लगा लें वो आपसे दोस्ती नहीं कर सकते। ये मेरा आपका नहीं, ये कुरान का फैसला है। तो अगर जाफरी साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। हम इस्लामी फैसले को हर कोई तस्लीम करना चाहता भी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्यों डिफरेंट है? आप ये देखें, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट अमेरिका की, कनाडा की, ये आपकी यूरोपीय यूनियन की, सऊदी अरब में, खलीजी ममालिक में। आपका दुबई इन टूरिस्ट के बगैर नहीं चलता। सर जी, सारे गोरे, तुसी जेड़ा मर्जी बीच चले जाओ, गोरियां उथे लमी पईयां ने। जाफरी साहब, ये बातें खोखली हैं, इनको छोड़ दें सर। जिस तरह सर मुझे बताएं कैसे उम्मत मुस्लिमा सर दुबई टूरिस्ट के बगैर नहीं चलता ना, इसी तरह दुबई और यूएई के जो हुक्मरान हैं एप्स्टीन जैसे अड्डों के बगैर नहीं चलते। सर मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये कैसे, आप मुझे बताएं। देखें, अगर यही सूरत हाल रहती है, ईद का मौका है, गले मिलना चाहिए तमाम मुस्लिम जो हैं, तमाम फिरके जब एक किसी मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ये बादशाही मस्जिद का इज्तिमा हो या टर्किया की किसी भी मस्जिद का इज्तिमा हो, सर रंग नस्ल मजहब नहीं होता, गले मिलते हैं। ये उम्मत मुस्लिमा क्यों नहीं गले मिल पाई? और सर इसराइल दे हमले दी किसी ने मजम्मत क्यों नहीं की थी? सर मैं यही आ रहा था। देखें, ये ईद जो है ना, मुसलमानों के खून से रंगी हुई ईद है, ठीक है। 2-3 अतराफ में आप देख लें, लेबनान में भी मुस्तकिल हमले हो रहे हैं, गाजा पर भी मुस्तकिल अटैक हो रहे हैं और ईरान पर भी मुस्तकिल अटैक हो रहे हैं। तो ये उसके वाइस जितने ईरान हमले कर रहा है, मुस्लिम ममालिक पे भी जो मुस्लिम उसमें जाँ बहक शहीद हो रहे हैं, उसमें भी ईद तो खून से आलूदा नजर आ रही है ना। तो दिल इस ईद पे बुझे हुए हैं बतौर मुसलमान हमारे कि इस तरह नहीं होना चाहिए। जो आप बात कर रहे हैं, गले मिलने का मौलाना साहब दुआवां ते करा रहे ने, बड़े रिक्कत अमेज मनाजिर हैं कि जी मस्जिदों में ईद के इज्तिमात के बाद दुआ तो हो गई कि या अल्लाह ईरान के मुसलमानों की खैर फरमा। और सर ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन क्या ईरान के लिए दुआ करने वालों के जो ममालिक हैं, उनके सरबराहान को ये पता है कि इसका खुमियाजा एक दिन सबको भुगतना पड़ेगा? सर अर्ज ये है कि आप देखें, कुवैत, कतर, जब ईरान ने शुरू में जब ये जंग स्टार्ट हुई, आपने देखा ऐसी वीडियोस आई हैं कि हमला हो रहा है, रॉकेट लग रहा है और वो अल्लाह अकबर के वहीं के रहने वाले लोग अपने जिस मुल्क में रह रहे हैं ईरान के हमले को जस्टिफाई कर रहे हैं और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। तो अवाम सिर्फ पाकिस्तान की या इंडिया की या बांग्लादेश की साथ नहीं है, यूएई, सऊदीया के अवाम भी साथ है। यही अरब हुक्मरानों को सबसे बड़ा खतरा है कि अगर ये चिंगारी जल गई ना तो उनकी बादशाहतों पर ये खतरा लाहक हो जाएगा हमेशा के लिए। एमबीएस जेड़ा ओनू इलेक्शन कराने पै जाने ने सऊदी अरब च एक दिन। सर पॉसिबल है ना। देखें, अब बहरीन है, बहरीन में मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि सबसे पहले बहरीन में काम शुरू होगा। वहाँ काम शुरू हो चुका है, वहाँ मूव चल चुकी है, ठीक है। वहाँ के शेख साहब नहीं है अभी, वो एब्सकॉन्डर है वहाँ से, भागे हुए अपना। तो वहाँ गवर्नमेंट का कोई सर पैर नहीं है, लेकिन चेंज आना शुरू हो गई है। तो ये बाकी मिडिल ईस्ट में भी तो आ सकती है ना। ऐसा तो नहीं है कि मिडिल ईस्ट बाकी में नहीं आ सकती। ये शेखों के जो मालिक हैं अरब के, उनके रियासतों के, उनके बारे में नहीं है और वो समझ भी गए हैं इस बात को काफ़ी हद तक। आपने देखा है कि उनका रवैया टुवर्ड्स अमेरिका भी सख्त होने लगा है। नहीं, अभी जावेद साहब खुल कर तो सामने माजरत के साथ खुल कर तो नहीं सर, अभी एंटी अमेरिका हुआ। अब देखें ना, अरब लीग के इजलास में अहम करता धरता जब सारी क्रीमें अरब ममालिक की गठजोड़ के बैठी हुई हैं तो वो मजम्मत कर रहे हैं ईरानी हमलों की। सर ये दैट्स मीन अ लॉट कि वो मजम्मतें करने की हद तक महदूद हैं। उन्होंने ईरानी
हमलों की अपने ममालिक में होने वाले उसकी जस्टिफिकेशन ये दी कि चूंकि हमारी टेरिटरी में तो ये हमला हमारे ऊपर कंसिडर होगा, लेकिन उस पास से नहीं आए कि अड्डे असी अमेरिका नूं दिते ने, ਉਹਦੇ बारे च कोई नहीं बोले। सर उसके बारे में कैसे बोलेंगे जब दिए हुए अड्डे उन्होंने, वो अड्डों वो धोखे में रहे हैं, उनको ये पता चल गया है कि ये अड्डे हमने हिफाजत के लिए दिए थे, ये हिफाजत के लिए नहीं, ये हमले के लिए इस्तेमाल हुए हैं। उन्हें ये भी पता चल गया है कि अगर वापस हमला आएगा तो हमारी हिफाजत नहीं होगी, ये हिफाजत भी इसराइल की करेंगे। जी हाँ। तो अब अरब दुनिया डेफिनेटली यहाँ से ये जंग जब भी खत्म हो, 6 महीने बाद, साल बाद, कल, जब भी खत्म हो, ये जंग खत्म होने के बाद यूएस का मुस्तकबिल यहाँ पे अच्छा नहीं है। लेकिन जावेद साहब, मैं आपको पहले बता दूं, ट्रंप दी सियासत बहुत मुनज़्ज़म सियासत है, उसकी सियासत बहुत वैसे अनमेच्योरिटी कहा जाता है, अमेरिकन मीडिया हमेशा उनको कहता है कि ये मेच्योर सियासत नहीं करता, लेकिन सर जो वो बात कर जाता है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पे सदर है ना जावेद साहब, मिसाल के तौर पे अभी चीज़ समझें कि ट्रंप ने जब देखा कि सूरत हाल ख़राब हो रही है, हर मुल्क अरब कंट्रीज़ ये दबे दबे अल्फाज में बैकडोर राब्ते कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने हमें अकेला छोड़ दिया, ईरान ने हमारी तनसीबात में हमले किए और अड्डे हमने आपको दिए हुए थे। इसी दौरान ही ट्रंप साहब ने 2 दिन पहले बड़ी धमकी दे दी कि जनाब अगर अब कतर पे हमला हुआ तो हम ईरान की दुनिया की सबसे बड़ी जो गैस फील्ड है उसको तहस नहस कर देंगे। इस पे एकदम कतर का मोराल तो फिर डेफिनेटली हाई होगा। सर अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, इस इन्वेस्टमेंट से इतनी जल्दी हाथ नहीं उठाया जा सकता। सर कैसे उठा लेंगे ना, इसीलिए तो वो मना कर रहा है, इसीलिए तो कह रहा है मुझे पता नहीं था, ये हमला इसराइल ने मेरी मर्जी के बगैर किया, अब दोबारा इसराइल हमला नहीं करेगा। मैंने आपको कहा वो इसराइल ट्रंप को इन्वॉल्व रखना चाहता है, हर सूरत अपने साथ एंगेज रखना चाहता है इस जंग में, ताकि ट्रंप चाह रहा है, उसके एडवाइजर्स ने उसको कहा है कि विक्ट्री डिक्लेयर करके इस वॉर से निकलो। उन्होंने खतरा जाहिर किया है कि इसराइल जो है ना वो कुछ एटमी हथियार चलाने की तरफ मूड में है, तो आप इस जंग से निकलो, वगरना ये सारा कुछ आप पे आ जाएगा और दुनिया में बड़ा निज़ाम खराब हो जाएगा। तो ट्रंप परेशान हुआ हुआ है बुनियादी तौर पर, इसराइल जो उसको गिमिक खिला रहा है, जो उसको चक्करबाजी, वो तो चक्कर दे रहा है, चक्कर से चक्कर 2-3 दफा इस तरह कर चुका है उसके साथ, लेकिन वो आगे से बोल नहीं सकता, उसकी भी मजबूरियां हैं। वीडियो आ जाएगी ना पाए। लेकिन मैं एक थिंक टैंक की रिपोर्ट पढ़ा था, एक मीडिया रिपोर्ट थी, इनफैक्ट नॉट थिंक टैंक, उस रिपोर्ट में जो जैसे दिया हुआ था, जो उसके अल्फाज थे, वो मैं डायरेक्ट तो नहीं कोट कर रहा, लेकिन मैं जो उसका मफहूम है वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ट्रंप के लिए मजबूरी है कि अपने बगल बच्चे इसराइल का साथ दे। अगर वो साथ नहीं देता तो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट का एक ख़ास धड़ा जो है वो इस वीडियोस को, जो ट्रंप की मुबैना तौर पे एप्स्टीन फाइल में, जो कि काफ़ी बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड आपका मंजर आम पर आ जाएगा, पूरी दुनिया में थरथली मचेगी और ट्रंप दोबारा सियासत में नजर नहीं आएंगे। सर तो ये बहुत बड़ा दावा है। ट्रंप की इंतजामिया तो जलील होना शुरू हो गई है वहाँ मीडिया में भी, क्योंकि झूठ कब तक चलता है। और कैरोलिन भी जलील हुई है, उन्होंने फॉक्स न्यूज़ से काफ़ी बेइज्जती हुई है। हाँ जी, तो इस तरह ना वो उनकी जिल्लत का टाइम आ गया, उनके जो मिनिस्टर्स हैं, जो सेक्रेटरी वॉर हैं, वो भी अच्छे खासे जलील हुए हैं। क्वेश्चंस आपको पता है, क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ता है। उन्होंने क्या डायरेक्टर रखा था आपने काउंटर टेररिज्म का, अपने बंदे को आप कह रहे हैं कि वो बड़ा कमजोर था, तो आपने कमजोर बंदे को अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी का डायरेक्टर कैसे रख दिया? वो उसमें फंस गए हैं। देखे ना, बिल्कुल, तो चीजें तो साबित करनी पड़ती हैं जब आप इस स्टेज पे जाएं। ये अमेरिका, मैंने आपको बताया, दलदल में घुस चुका है इकोनॉमिकली भी। अब उनकी आज या कल, जब भी इन दिनों में आप देखेंगे कि 125 के करीब जाना शुरू होगा, ये 112 तक तो चला गया ना ब्रेंट क्रूड, हाँ जी, तो 125 पे जाना शुरू होगा तो वर्ल्ड में डिप्रेशन शुरू हो जाएगा, उसका पूरी दुनिया पे, मार्केट पे असर पड़ेगा। और फिर जब ये प्राइसेस जाके हिट होंगी यूएस में, तो अच्छे खासे जो नताइज जो है ना वहाँ पे, क्योंकि वहाँ बिजनेसमैन, देखें मैं आपको अब बात समझाऊं, सारी दुनिया महंगी एनर्जी ले रही है, चाइना मार्केट से भी सस्ती एनर्जी ले रहा है, तो चाइना अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएगा कि कम करेगा? सर वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन दूसरी बड़ी जो दुनिया प्रॉब्लम फेस कर रही है इस बहरान की वजह से, वो है फर्टिलाइजर्स का बहरान। जी हाँ, बिल्कुल। दुनिया में 50% जो फर्टिलाइजर्स
के लिए यूरिया जो होती है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकल के आ रही है। इससे इंडिया, मिडिल ईस्ट, पूरी दुनिया में समझ ले, यूरोप में भी फर्टिलाइजर्स का बहुत बड़ा बहरान खड़ा हो गया। किसान जो है वो बड़े परेशान है इस हवाले से। इसके साथ साथ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से लेकर कनाडा, यूएसए, वो भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बंदिश से बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन ट्रंप के पास प्लान बी मौजूद है। ट्रंप ने ये वाज़ेह तौर पे ऐलान किया चंद दिन कबल कि मुझे किसी इत्तेहादी की ज़रूरत नहीं है, मैंने इनकी बड़ी मदद की, तुसी नहीं आए कोई मसला नहीं, मैंने तुम्हारी ज़रूरत नहीं की। जाफरी साहब, पावर के लिहाज से, वेपन्स के लिहाज से यूएसए का फ़िलहाल कोई सानी नहीं है। अगर यूएसए खुद एग्रेसिव होके देखे, $200 अरब उसने पेंटागन ने मांग लिया व्हाइट हाउस से। हाँ जी, $200 अरब सानू कड्डो, नहीं मिलना, पहले भी नहीं मिला। लेकिन इनके पास इतना रिजर्व है, पेंटागन के पास इतना रिजर्व है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस वॉर को कंटिन्यू करने के लिए। सिर्फ नहीं, उनके पास अमेरिकन अवाम की शॉर्टेज है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो उनकी शॉर्टेज है। उन्होंने उसी सिलसिले में जावेद साहब एयर स्ट्राइक में, जीपीएस मैपिंग में, सर्विलेंस में यूएसए बहुत आगे है, बहुत आगे है। उनका अभी तो ये भी रिपोर्ट है कि अभी तो उसने अपना 20% भी यूज नहीं किया। ये तो एक हकीकत है कि सारे वेपन के यूज हो रहे हैं, अमेरिकन थपकी देने के लिए साथ साथ घूम रहे हैं। तो परसों उन्होंने कुछ एक जहाजों का भेजा है, जो रडार वाले जहाज है वो सारे अमेरिकन हैं सर, सारे अमेरिकन है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका 20% भी यूजेज नहीं है। तो ये अगर अमेरिका खुद स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्लियर करने के लिए आता है तो वो हौलनाक जंग होगी। वो उस जंग का कोई सानी नहीं होगा, क्योंकि अगर वो स्ट्राइक होते हैं, वो स्ट्राइक से बचना बहुत मुश्किल होगा। आपने बात कर दी है तो ईद का दिन है, मैं बुरी खबर सुनाना नहीं चाहता था। नहीं सुना दे, कोई गल नहीं, क्योंकि ये भी एक ईद का हिस्सा, अच्छी कभी खुशी कभी गम, तो फिर चलो ठीक जिंदगी में चलती है बॉस। सर वो एक तो दो तो इनके बैरी बेड़े भाग गए थे ना। एक यूएसएस इब्राहिम लिंकन ने सब तो पहले दौड़या सी, अटैक हुआ उस पे। उसके बाद जेराल्ड फोर्ड जिसमें आग लगी थी जी, आग लगवाई गई थी बेसिकली, नेवी वालों ने खुद लगाई थी। इंक्वायरी कर रही है यूएस नेवी जो है। अब एक और बैरी बेड़ा जिस पे तकरीबन टोपी शायद उसका नाम है, और उस पे तकरीबन 2500 से ज्यादा यूएस मैरीन कमांडो सवार है। और साथ उसके वो कह रहे हैं कि ये जो क्राफ्ट है, ये जो बेड़ा है, ये मुहल्लिक हथियारों को फायर करने की भी सलाहियत रखता है। ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए बुनियादी तौर पे इस्तेमाल होता है जी। हथियारों की जो है ना उसको सपोर्ट करने के लिए सर ये जापान में खड़ा था जी। हाँ, ये जापान से निकला और साउथ चाइना के सी से होता हुआ ये आके श्रीलंका खड़ा हो गया है। और श्रीलंका जहां इन्होंने पार्क किया इसको, वो पार्क किया है जहां कमर्शियल कंटेनर्स होते हैं, ताकि वो ज्यादा उस तरह से विजिबल ना हो। अब ये ईरान से, यानी कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज से तकरीबन 44 आवर्स के फासले पर खड़ा कर दिया उन्होंने। अब ये देख लें, एक नया जंग का सेक्टर तैयार होने जा रहा है, और मेरा ख्याल है कि वो उसको आजकल में मूवमेंट के शायद हुक्म मिल जाए, क्योंकि लेकिन दूसरी तरफ देखें स्टेट ऑफ हॉर्मुज इतना आसान नहीं है खाली कराना। असल गल दसो, लो जी, ईरान में हजारों अफराद, सैकड़ों नहीं कह रहा, मेरी खबर की तस्दीक करवा लें, जिस मर्जी को भेजे, हजारों अफराद खार्क आइलैंड में पहुंच गए जो शहरी हैं। ना उनका किसी रजाकार फोर्स से ताल्लुक है, ना उनका IRGC से ताल्लुक है, ना उनका ईरानी पुलिस से ताल्लुक है, ना उनका ईरानी फौज से ताल्लुक है। सिंपल शहरी हैं। हजारों की तादाद में खार्क आइलैंड पहुंचे हैं कि ये 2500 जो आएंगे इनको आर्मी तो बाद में डील करेगी, हम डील करेंगे पहले। ये तो सर जज्बा, फिर सर टिकट नहीं मिल रहे वहां के, खार्क के लोग वहां रश दिखा रहे हैं, इतने रश है कि खार्क पे जाने की जगह नहीं है। तो लोग घरों से तैयार हो के जा रहे हैं कि हमने याद करना है, ये जो आ रहे हैं आर्मी तो हमारी बहुत। तो अवाम के साथ डायरेक्ट लड़ना आपको पता है इतना आसान नहीं होता। तो ये जो आपको मैंने सिचुएशन बताई है स्टेट ऑफ हॉर्मुज की, एग्जैक्ट ऐसे है। तो ऐसी सूरत हाल में जब उनके पास अपने खुफिया हथियार भी लगे हों, माइंस भी लगी हों, खुदकश बोट भी हों, शाही ड्रोन भी हों, मिसाइल भी हों, और अवाम पूरी इस तरह आके घेर ले, तो क्या करेगा अमेरिका या कोई भी। सर ये तो ऐसे ही है। तो ईद पे बड़ी तादाद में लोगों ने कहा है कि पूरी ईद, हम ईद 3 दिन खार्क आइलैंड पे रुकेंगे। हाँ, कल ईद का दूसरा दिन है, इसका मतलब है कल भी
और ये परसों भी दोनों दिन जो आगे आने वाले दिन है, इस पे ये बड़ा वो वही करेंगे। उन्होंने कहा हमने घर भी नहीं जाना, वही तीनों दिन यही गुजारेंगे। उन्होंने कहा आज जाफरी साहब ये सारी बातें चलती रहेंगी। मैं आपको ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर दूंगा। खबर ये है कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या है, हमारे हाफिज साहब की पोजीशन क्या है इस सारे हालात में, और पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत, अमेरिकन इस बारे में क्या कह रहे हैं, ये बड़ी खबर मैं आपको दूंगा। ब्रेक के बाद आते हैं और फिर दोबारा बात करते हैं।